एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन में। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। जीवन से आरंभ तक मनुष्य ने बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है, डटकर सामना किया है। कोरोना काल आया है, अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया है, लेकिन अब भी मनुष्य डटा हुआ है और ताकत के साथ, हिम्मत के साथ हर चुनौती का जवाब दे रहा है। कोरोना काल का ये इरा कैसा रहा, तीसरी लहर चूंकि आने वाली है तो अब किस तरीके का माहौल रहने वाला है, इन तमाम पहलुओं को लेकर आज हम ई अधिवेशन में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले सत्र की, जिसका नाम है कोरोना काल की चुनौतियां और उपलब्धियां। इस सत्र में हमारे मेहमान होंगे शिक्षा मंत्री कमरपाल गुर्जर और इस सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप। अतुल, ओवर टू यू। शुक्रिया सोनल। तो जैसा मेरे सहयोगी सोनल ने जानकारी दी, ई अधिवेशन के जरिए कोरोना काल में शिक्षा को लेकर क्या चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं और भविष्य में शिक्षा को लेकर किस तरीके से हमारी नीतियां बननी चाहिए। सरकारें अपने स्तर पर कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, लेकिन कोरोना सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन के लिए बना हुआ है। हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर साहब, शिक्षा मंत्री, खुद जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है कंवरपाल जी आपका इंडिया न्यूज हरियाणा के ई अधिवेशन में। कंवरपाल साहब, जैसा मैंने इंट्रो दिया वो सवाल आपको लिए भी है और आप लोग लगातार उस पर काम भी कर रहे हैं। अभी सबसे पहली चुनौती तो जीवन को बचाना है, लेकिन जीवन के साथ साथ हमें उन तमाम चीजों को भी तारतम्य में बिठाकर आगे बढ़ाना होता है, उस पर नजर रखनी होती है कि जब सब सुचारू होगा तो उस पर भी काम लगातार चले। शिक्षा अपने आप में बहुत अहम है हमारी पीढ़ी के लिए। अब यहां पर जो नई चुनौती खड़ी हुई उसमें वो तमाम जो नीतियां आप लोगों ने बदली थी एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छे बेहतर भविष्य के लिए, उस पर भी एक आघात सा पहुंचा है। मौजूदा परिस्थितियां क्या कह रही हैं, चुनौती कितनी है? देखिए, अभी जिस प्रकार से कोरोना के जो पेशेंट जो घटे हैं तो ये बड़ा शुभ संकेत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि निश्चित तौर से कुछ टाइम के बाद ये सारा कुछ कंट्रोल में होगा और आने वाले टाइम में निश्चित तौर से स्कूल खुलेंगे जी। और जिस प्रकार से तीसरी लहर की बात कही जा रही है, हम बिल्कुल जागरूक हैं इस मामले में। हम तो उम्मीद यही करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं कि भाई ये तीसरी लहर ना ही आए, लेकिन अगर ये आती है तो निश्चित तौर से उसके लिए पूरी तैयारी है सरकार की ओर से। और जिस प्रकार से ये पिछली जो सेकंड लहर आई थी, जिस प्रकार से एक बार तो सारा बहुत ही मुश्किल परिस्थितियां बनी थी, लेकिन उसके बावजूद सरकार ने जिस प्रकार का प्रयास किया, आज हम इतनी अच्छी स्थिति में हैं कि ना ही हमारे पास कोई ऑक्सीजन की कमी है, ना ही बेड की कमी है। अगर हम वेंटिलेटर वाले बेडों को छोड़ दें तो मेरा ख्याल है हमारे पास 30% से ज्यादा बेड इस समय खाली है। हमारे पास उपलब्धता है पूरी तरीके से और वेंटिलेटर में भी मेरा ख्याल है कम से कम 15-20% बेड हमारे पास खाली है। तो हम हर व्यक्ति जो भी जिस प्रकार से आता है तो उसको हम पूरी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने होम आइसोलेशन और गांव में ही जिस प्रकार से रखा और बड़ी संख्या में जो गांव में भी इस प्रकार के होम आइसोलेशन के सेंटर बनाए, स्कूलों में इस प्रकार की व्यवस्था की, और विशेष करके जो करनाल में जो काम किया सरकार ने कि जो हमारे बच्चे MBBS कर रहे थे जी, उनको भी हमने हर बच्चे को 25% की जिम्मेदारी देके जो काम उनको के जिम्मे लगाया, तो वो बिल्कुल एक नया तजर्बा है जो उसके बहुत ही अच्छे परिणाम हमारे सामने आए। तो आने वाले टाइम में और जगह भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो निश्चित तौर से आज जो है स्थिति वो पूरी तरीके से निश्चित तौर से कंट्रोल में है और जिस प्रकार से पेशेंट घटते जा रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये काफी कम हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि भविष्य हमारा बेहतर होगा और जैसा आपने जिक्र किया कि जो MBBS के बच्चे हैं, उनका जो 3rd ईयर के बच्चे थे, उनका भी अब योगदान मिलना शुरू हो गया है। ये आइडिया कहां से आया कंवरपाल साहब? क्योंकि देखिए, हमारे पास कई चीजें अगल बगल में होती हैं, इर्द गिर्द होती हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। डॉक्टर्स लगातार मेहनत कर रहे थे, लगातार उन पर भी कोरोना का असर दिख रहा था। उस बीच में उनको एक बैकअप सपोर्ट बहुत बेहतर मिला और ये युवा बच्चे जिनको नया तजुर्बा भी हो रहा है और उनका लाभ लोगों को भी मिल रहा है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस पूरे कोरोना काल में जिस तरीके से दिन रात मेहनत की है, और हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने और सभी अधिकारियों ने जिस प्रकार से मेहनत की, तो निश्चित तौर से जब हम काम करते हैं तो उसमें नए नए आइडिया आते हैं। तो ये भी एक जबरदस्त आइडिया था कि इस तरीके से भी काम किया जा सकता है, बच्चों का अच्छा अनुभव है, इसका लाभ उठाना चाहिए। इसी प्रकार से जो किट का वितरण किया, जो होम आइसोलेशन में थे उनको एक किट उपलब्ध कराई कि अगर वो इससे ही अपना इलाज करते हैं, और मैं समझता हूँ कि डॉक्टरों की भी राय है कि बहुत बड़ी संख्या में पेशेंट ऐसे हैं जो उसको दवाई का उपयोग करके वो ठीक हो जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। और मुझे तो किसी ने ये भी बताया डॉक्टर ने कि 80% पेशेंट तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं कि जो रूटीन की दवाई है उसको लेने के बाद ही वो ठीक हो जाते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो काफ़ी गंभीर होते हैं, उनमें से कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर भी होते हैं। तो जिस प्रकार से एक आइडिया दिया कि होम आइसोलेशन में आप जहाँ भी हैं, गांव में हैं, और गांव में जिस प्रकार से व्यवस्था की, तो निश्चित तौर से उससे बड़ा लाभ हुआ है। ठीक है कंवरपाल साहब, अब हम शिक्षा पर ही आ जाते हैं। हालांकि प्रारंभिक, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि चुनौती हमारे लिए है जीवन को सुरक्षित करना, फिर उसके बाद बाकी चीजों पर ध्यान देना, लेकिन तैयारियां लगातार चलती रहती हैं। और आपसे मैंने पहले भी कई बार जब चर्चा की तो आप लोगों ने कहा कि हाँ, हम उस दिशा में प्लानिंग भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर चुके हैं। बेसिक शिक्षा की बात हो, हायर एजुकेशन तक की बात हो, इन तमाम चीजों में अब डिजिटाइजेशन की अगर हम देखें तो बहुत जरूरत पहले से थी और उस पर काम हो भी रहा था, और अब कोरोना काल में वो अपने आप में एक व्यवहारिक जरूरत बन गई है। तो आप लोग उसकी तैयारी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये फेज लंबा चलेगा। अगर थर्ड वेव नहीं भी आती हो, जैसा आपने कहा कि परमात्मा से अनुरोध है कि ना ही आए, लेकिन फिर भी कोरोना की लड़ाई, जैसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि हमें कई साल तक लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो शिक्षा पर जो पड़ा असर, अब आगे वो असर ना रहे, वो तैयारी भी अभी होनी चाहिए। हाँ, नहीं बिल्कुल, उसके लिए मैं तैयार तो रहना ही है। और जिस प्रकार से पिछली बार भी हमने ऑनलाइन एजुकेशन देने का काम किया, तो हमारी उस पर पूरी तैयारी है। और उसके बारे में हमने जो हमारी 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनको टैबलेट देने का भी जिस प्रकार से हमने निर्णय लिया है, तो आने वाले जल्दी कुछ ही टाइम के बाद हम उनको देने भी जा रहे हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई इस प्रकार की और जरूरत भी होगी तो निश्चित तौर से उस पर भी विचार करेंगे। हमारा पूरा प्रयास है उसमें कि बच्चों के एजुकेशन में कोई बाधा नहीं। वो तो एक टाइम की बात है कि देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन वैसी तो नहीं हो सकती जैसे उनको प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है, क्लासरूम में दी जाती है और प्रत्यक्ष स्कूल में आते हैं, वो उसका विकल्प तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन वो मजबूरी की चीज है, क्योंकि फिर अगर कुछ नहीं है तो कुछ तो होगा। तो वो फिर वही तरीका है और उससे हम प्रयास करेंगे। और उसमें जो अगर कहीं कुछ खामियां पिछली बार रही हैं, जैसा कि बार बार एक प्रश्न उठता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास ना ही तो मोबाइल है और ना ही उनके पास इस प्रकार की कोई व्यवस्था है, तो उसमें भी निश्चित तौर से विचार करेंगे। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं उनके बारे में भी विचार करेंगे। कंवरपाल साहब, केंद्र की तरफ से राज्यों से सुझाव मांगा गया है, तुमने कर ही लिया, सुझाव तुम देंगे। जी, केंद्र की तरफ से राज्यों से सुझाव मांगा गया है कि आप लोग सुझाव दें कि 12वीं की परीक्षा को लेकर क्या फैसला करना है। दिल्ली ने तो इनकार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने कह दिया कि हम तो किसी भी परीक्षा के लिए इस वक्त सजेस्ट नहीं करते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि बच्चों पर इसका असर पड़ जाए, वो संक्रमित हो जाए। हरियाणा सरकार इस पर क्या विचार कर रही है, आप खुद इस पर शिक्षा मंत्री के तौर पर क्या विचार कर रहे हैं, और अगर होता है कि 12वीं की परीक्षा करना, तो फिर उसका क्या रोड मैप आप लोग तैयार करेंगे? देखिए, ज्यादातर जो प्रदेश थे पूरे देश में, उनका सबका विचार था कि पेपर होना चाहिए जी, वो चाहते थे कि होना चाहिए। अब उसके तरीके में कुछ फर्क है। कुछ लोग चाहते थे कि टाइम घटा देना चाहिए पेपर का, वो बजाय 3 घंटे के 1.5 घंटा कर देना चाहिए। कुछ का विचार था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। तो इस तरीके से अलग अलग था, लेकिन ज़्यादातर प्रदेशों की सबकी राय यही थी कि पेपर होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी इसकी वजह से तनाव है, क्योंकि वो भी इस दुविधा में है कि पेपर होंगे नहीं होंगे। और दूसरी बात यह है कि 12वीं क्लास के बाद ही सारे एडमिशन होते हैं, चाहे कोई मेडिकल साइड में जाता है, चाहे कोई बीटेक करने के लिए जाता है, कहीं भी जाता है। तो ऐसे में बच्चों का भी तनाव है। तो हमारा जो मेरा मानना था, जो मेरा सुझाव था, वो यही था कि हम पेपर कराने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, हमने 1 जून से जो हमने तैयारी कर रखी थी पेपरों के लिए,
तो आज भी क्योंकि कोरोना काल की वजह से थोड़ा उससे डिस्टर्ब हुए, तो लेकिन हम 20 जून से हम तैयार हैं पेपर कराने के लिए। अगर सरकार हमें आदेश देती है तो हम उसके लिए तैयार हैं पेपर कराने के लिए। और उसमें हमने एक ही मेरा उसमें वो था कि हम जो एग्जामिनेशन सेंटर है जहां बच्चा शिक्षा ग्रहण कर रहा, वहीं पे उसका एग्जामिनेशन सेंटर अगर बन जाए तो एक तो उसको ज्यादा दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, और दूसरे उसकी सोशल डिस्टेंसिंग बढ़ी रहेगी, बच्चे भी की संख्या भी वहां कम होगी। तो ऐसे में हम बिल्कुल पेपर करा सकते हैं। और उसमें हम ये चाहते हैं कि जो अगर कोई बच्चा कोरोना से संक्रमित है तो उसको दोबारा मौका दे सकते हैं पेपर देने का। और तीसरा हमारा एक सुझाव ये था कि जो पेपर लेने आएंगे, जो लोग, जो भी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, जो भी जिनकी ड्यूटी होगी, तो उनको वैक्सीनेट पहले कर दिया जाए ताकि कोई इस प्रकार का खतरा ना रहे। लेकिन समय थोड़ा सा इसमें कम रह गया है कंवरपाल साहब, जैसा आपने कहा आज तक का टाइम जी 1 जून से ही आप लोग तैयार थे, लेकिन अब केंद्र अगर फैसला लेता है तो हम 20 जून से तैयारी करके बैठे हुए हैं। लेकिन जब आप वैक्सीनेशन की बात कर रहे हैं तो समय तो थोड़ा कम है, डबल डोज लगने का वो जो गैप है। नहीं, मैंने सिर्फ कर्मचारियों के लिए कहा है कि जो कर्मचारी, जो अधिकारी कर्मचारी पेपर लेने के लिए आएंगे उन सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाए। मेरे ख्याल से काफी बड़ी मात्रा में उनमें से हो भी गए होंगे, कुछ रहे होंगे, जो रहे होंगे तो उनको कर दिया जाए, क्योंकि जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है उसमें भी काफी लोगों ने करा ही लिया होगा। तो मेरा ये सुझाव था और उसमें काफी हद तक, और जैसा कुछ लोगों ने एक प्रश्न भी किया था, अभी मैं जब पिछली बार था तो अभिभावक की तरफ से एक प्रश्न आया था कि भाई तीसरी लहर आने लग रही, तो आप ऐसे में कैसे ऐसा निर्णय ले सकते हैं कि पेपर हो। तो मेरा कहना यही है कि तीसरी लहर का भी अनुमान है कि आएगी, आई नहीं है तो हम अपने काम को छोड़ के नहीं बैठ सकते इस बात के लिए कि तीसरी लहर आएगी। मेरा मानना यह है कि अगर तीसरी लहर आती है तो निर्णय को बदला जा सकता है, इसमें क्या बात है। बच्चों का जीवन, बच्चों की हेल्थ हमारे लिए नंबर 1 पे है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित तौर से हम उसको चेंज कर देंगे, लेकिन हम तैयारी तो करें ना जी। बिल्कुल पेपर की तैयारी करें, अगर कोई ऐसी स्थिति होगी तो कैंसिल कर देंगे, कौन सी बात है उसमें। तो अभिभावक इसके लिए अब तैयार हो गए आपके समझाने पर? नहीं, वो तो देखिए आपके टीवी पे जैसे जिस प्रकार से कोई क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन का जवाब भी मैं दे रहा, तो अभिभावक के साथ बात करेंगे तब भी वो मेरे ख्याल से तैयार हो जाएंगे। और बच्चे पहले से ही तैयार हैं, बच्चे चाहते हैं पेपर देना, क्योंकि वो भी इसकी वजह से परेशान हैं। चलिए, अच्छी बात है, इसीलिए मैंने पूछा कि अगर वार्ता नहीं हुई है तो वार्ता भविष्य में हो सकती है, संभव है, क्योंकि एक तरफ थर्ड वेव की आशंका है, लेकिन उसमें आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें क्या काम बंद कर देना है, हमें काम करने के तरीके बदलने होंगे, हमें परीक्षा करवाने के तरीके बदलने होंगे। जैसा आपने सुझाव दिया कि कई राज्यों ने कहा है, आप लोगों का भी मानना है कि 3 घंटे का जो पेपर होता है उसको 1.5 घंटे में समअप करें, उससे कम से कम कुछ तो परिणाम निकलेगा ही, अन्यथा सब कुछ शून्य हो जाएगा। लेकिन कंवरपाल साहब, यहां पर जीवन इस वक्त शून्य में है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि 10th की बहुत बेहतरीन तैयारी करके बैठे थे, लेकिन उनको परीक्षा देने का अवसर नहीं मिला कोरोना की वजह से। अब यहां पर अगर 12th की परीक्षा होती है तो उसमें अगर परिणाम सही आता है, कुछ तब्दीलियों के साथ परीक्षा हो भी जाती है, तो फिर उन बच्चों के लिए भविष्य की प्लानिंग कैसे होगी? क्योंकि कई जगहों पर ऐसा देखा गया, कुछ बच्चों का भी कहना, अभिभावकों का भी कहना है कि जो अच्छी तैयारी करके बच्चा पढ़ाई कर रहा था वो भी बराबर, और जो बिना पढ़े पास होने की तैयारी में था वो भी बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं, देखिए जो छोटी क्लास है, चाहे वो 8वीं है, चाहे 9th क्लास है, चाहे 10वीं है, जो भी क्लासें हैं उनमें ठीक है, ये बात आपकी सही है कि जिसने तैयारी की वो भी बराबर हो गया और जिसने तैयारी नहीं की थी वो भी, दोनों उसी उसमें आ गए। वो इंटरनल असेसमेंट के बाद पे हमने उनको पास तो सबको कर दिया, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेड का तो फर्क है, ऐसी बात नहीं है, ग्रेड का अंतर तो है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है कि जो +2 का एग्जाम है ना जी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। उसके नंबरों के आधार पे आगे जिस भी आप जो भी ट्रेड आप लेना चाहते हैं तो उसके आधार पे आपका एडमिशन होता है। तो उसके लिए हम एग्जाम कराने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कल कोई इस प्रकार का जीवन में ऐसा ना लगे कि भाई ये तो उस कोरोना काल के बच्चे हैं कि जिस टाइम उनको औसत के आधार पे पास कर दिया गया था। तो इसलिए हमारा मानना है कि पेपर होना चाहिए और उसके लिए हमारी तैयारी है, लेकिन निर्णय केंद्र ने लेना है, जो भी वो निर्णय लेगा हम उसका पालन करेंगे। ठीक है कंवरपाल साहब, एक चीज और निकल कर आई इस कोरोना काल में, देखिए
हर एक क्षेत्र में हमें लगा कि कुछ और व्यवस्था होती, संसाधन होती और मानव का और उसमें योगदान होता तो शायद इसका परिणाम अलग निकलता। मैं उस तरफ इंगित कर रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे जो कि 12th के बाद इस बायो सेक्टर को चुनते हैं, डॉक्टरी पेशे को चुनते हैं या फिर रिसर्च को चुनते हैं, इस सेक्टर से जुड़े हुए, आज कोरोना के वजह से हमारी मजबूरी है और भविष्य के लिए तैयारी करने का एक सुनहरा अवसर है। क्या आप लोग खुद अपने स्तर पर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं हरियाणा सरकार की तरफ से कि हाँ, ऐसे बच्चे जो कि एमबीबीएस ना निकाल पाए, बीएचएमएस ना निकाल पाए, बीडीएस ना निकाल पाए, उनके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग हो कि 12th के बाद वो सीधा इन चीजों से जुड़े और बहुत जल्दी एक ऐसी खेप तैयार हो, एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो भविष्य में ऐसी अगर कोई चुनौती आती है तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके श्रम के तौर पर? देखिए, जैसा आपने कहा कि और भी सुधार हो सकते थे, तो मैं इससे तो जवाब नहीं दूंगा कि कोई भी आप प्रयास करते हैं तो उसमें और भी सुधार हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के भारत सरकार ने और हरियाणा सरकार ने जो प्रयास किए वो काबिले तारीफ है। और कुछ लोग हैं जो आलोचना भी करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरी दुनिया में जितने अच्छे रिजल्ट हमारे देश के रहे, चाहे आप जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं, इंग्लैंड जैसे राष्ट्र हैं, इटली जैसे राष्ट्र हैं, उनके साथ भी अगर हमारी तुलना करें तो हमारे रिजल्ट उनके मुकाबले में बहुत ज्यादा बेहतर है। चाहे किसी भी दृष्टि से देख ले, चाहे संक्रमण की दृष्टि से देख ले, चाहे मृत्यु दर की दृष्टि से देख ले, चाहे किसी भी दृष्टि से देखे, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छा कंट्रोल, इतनी घनी आबादी होने के बावजूद भी बहुत अच्छा कंट्रोल हमारी सरकार ने किया है। और जहां तक आपने उनके बच्चों के लिए अवसर की बात की, तो पहले से ही इस प्रकार के अवसर मौजूद हैं, तो निश्चित तौर से जहां भी बच्चा जाना चाहेगा और उसके हिसाब से जहां उसका एडमिशन होगा तो निश्चित तौर से उसको सभी ऑप्शन उसके लिए खुले हैं। वो जो कोरोना काल की जो समस्या है वो सारी जगह है, कोई ऐसा नहीं है कि मेडिकल सेक्टर में नहीं है और दूसरे सेक्टर में है। आप चाहे बीटेक में जाना चाहते हैं, चाहे साइंस साइड में जाना, मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप कहीं भी जाना चाहते हैं, तो वो परिस्थितियां सारी जगह ही हैं। उन परिस्थितियों के अनुसार ही उस बच्चे के साथ व्यवहार होगा और उसको मौका दिया जाएगा। और जो भी सरकार की तरफ से जो भी मदद की जा सकती है तो निश्चित तौर से सरकार पूरा प्रयास करेगी। अगर कोर्सेस की हम बात करें, जैसा मैं पूछ रहा था उसमें एक सवाल मेरा यह भी था कंवरपाल जी कि कुछ ऐसे कोर्सेज जो कि हमारी कंट्री में अगर हैं भी तो अलग अलग राज्यों में बहुत कम जगह उस पर उसके विद्यालय है या फिर उसके तरह के मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, वो कोर्सेज अगर 12th प्लस के बाद ही शुरू कराए जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे उससे जुड़ना चाहते हैं और चाहते होंगे भी। देखिए, अगर इस टाइप के कुछ कोर्स हमारे सामने आते हैं, कोई इस प्रकार का सुझाव हमारे सामने आता है, तो निश्चित तौर से उसमें विचार करेंगे और प्रयास करेंगे। हमारा तो पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का तो पहले ही इसकी तरफ आग्रह है कि भाई इनको कोई टेक्निकल एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को, और सरकार का भी प्रयास पूरा है। और अगर इस प्रकार का कोई सुझाव सामने आता है, जो भी कुछ सुझाव आ जाएंगे उनमें से जो प्रैक्टिकल होंगे तो निश्चित तौर से उस पर अमल करेंगे। ठीक है कंवरपाल साहब, जैसा कि आपने कहा कि हमें भविष्य की तैयारी भी करनी है और अभी मौजूदा परिस्थितियों से निपटना भी है, उसमें बच्चों की बात तो हमने की, अभिभावकों की हमने बात की, शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग है। अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स की भूमिका निभाई, बहुत सारे जगहों पर उनको जान भी गंवानी पड़ी, बहुत सारे लोग संक्रमित हुए, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। हरियाणा में शिक्षकों का इस कोरोना काल में योगदान आप कैसे देख रहे हैं और फिर सरकार की तरफ से उनको कम से कम रिवॉर्ड के तौर पर क्या प्लानिंग है? देखिए, पिछली बार भी शिक्षकों की भूमिका तो थी, बहुत अच्छी थी, और यहाँ तक के जब उसमें डोनेट करने की बात आई तो उसमें भी जो शिक्षक हैं वो काफ़ी अग्रणी रहे। हालांकि सरकार की तरफ से कोई निश्चित नहीं किया गया था कौन क्या डोनेट करेगा, पर लेकिन काफ़ी लोग हमारे यहाँ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी तनख्वाह जो जितनी उनकी थी महीने की पूरी डोनेट की। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मेरे से अपने आप ये बात कही है कि भाई आपके विभाग की तरफ से जो शिक्षकों का योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। तो वो भी उनका सराहनीय था, और भी अगर कहीं ड्यूटी लगाई गई उनकी कोरोना काल में जी, तो वो भी निश्चित तौर से उन्होंने पूरी की है। और मैं समझता हूँ कि वैसे भी शिक्षक जो है वो एक आदर्श है औरों के लिए, क्योंकि वो चाहे कोई डॉक्टर बनता है, चाहे कोई इंजीनियर बनता है, चाहे कोई पॉलिटिशियन बनता है, एक दिन ना एक दिन तो वहीं से सीख के आता है।
चाहे वो कुछ भी बन जाए, लेकिन एक दिन ना एक दिन तो वहीं से सीख के आता है। बिल्कुल। तो वो एक आदर्श है, तो और जिस प्रकार से उन्हें अपनी भूमिका निभाई है तो वो बहुत ही सराहनीय है। कंवरपाल साहब, अब मौजूदा जो परिस्थितियां हैं उसमें चुनौतियां अलग तरीके की होंगी। जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो अलग अलग राज्यों में बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। केरल में हमने देखा, देखिए पैरामेडिकल जो स्टाफ था वहाँ पर, उसने कितना बेहतरीन काम किया वैक्सीनेशन को लेकर। वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पर भी उसी तरीके से करवाई जाए, उनका भी जुड़ाव वैसे ही रहे, चूँकि आप शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन जो तमाम जो पैरामेडिकल से जुड़े बच्चे हैं उनको उसमें इन्वॉल्व किया जाए, जागरूकता कैंपेन के तौर पर उनका अगर रोल दिखाया जाए या फिर उनको इसकी जिम्मेदारी दी जाए, ये भी बहुत बड़ा योगदान होगा। क्योंकि अभी भी चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा का भी कई हिस्सा, हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं जो कि वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज ले ली, दूसरी लगवाने को तैयार नहीं है। बड़ा जबरदस्त किस्सा है उत्तर प्रदेश का कि वहां अधिकारी पहुंचे वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को समझाने, तो लोग नदी के पानी में कूद गए, बहुत देर तक समझाया, तब बाहर निकले और फिर वैक्सीन के लिए तैयार हुए। जागरूकता के लिए कम से कम इन लोगों का योगदान हो सकता है। निश्चित तौर से आपकी बात बहुत सही है, और इसके लिए निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि सबसे इम्पोर्टेंट विभाग जो है वो मेरा ही है। ये जो शिक्षक है यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये इस काम को कर सकता है। बिल्कुल आपने आपका अच्छा आइडिया है ये, बिल्कुल सही। और पूरे देश में अलग अलग टाइप से हर स्टेट जिस प्रकार से प्रयास कर रहा, तो निश्चित तौर से कहीं से कुछ हम ऐसा करते हैं जो दूसरे हमारे सीखने का काम करेंगे, और कहीं दूसरे प्रदेश जो है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं वहां से हम सीखने का काम करेंगे। बिल्कुल। तो ऐसे ही एक दूसरे को देख के हम निश्चित तौर से काम करेंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपके चैनल से कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अफवाहें फैलाने का ही काम कर रहे हैं, और कहीं तो राजनीतिक लोग भी ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रकार की बयानबाजी भी की। तो ये बहुत ही दुख देने वाली बात है और बहुत अफसोसजनक बात है कि जिन लोगों के आपसे मैं राजनीतिक कोई बात करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपने जिक्र किया है तो मैं चाहूंगा आखिरी में बताइए कौन लोग हैं जो कि उकसाने का या भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। नहीं, आप देख लो, पॉलिटिक्स में देख लो आप, कांग्रेस ने जिस प्रकार से कहा, पहले वैक्सीन के बारे में उसने कहा कि इसके टेस्ट नहीं हुए वैक्सीन के लिए, उसके बारे में उन्होंने प्रश्न उठाए, और अखिलेश यादव जी ने प्रश्न उठा दिया कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, मैं तो इसको बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, चाहे मर भी जाऊं मैं तब भी नहीं इसको लगवाता। अब ये जो किसान आंदोलन है इसमें जो चढ़ुन्नी साहब ने कह दिया कि अब तो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और लीडरों ने भी कहा हम वैक्सीन लगवाएंगे, और उसके बावजूद क्या कह रहे कि हम टेस्ट नहीं करवाएंगे। अब देखिए टेस्ट के बिना कैसे पता चलेगा, बार बार कह रहे कि यहाँ किसी को भी कोरोना नहीं है, तो कोरोना का तो पता तब चलेगा ना जब टेस्ट होगा। अब टेस्ट हो कहते हैं कि हम टेस्ट कराएंगे नहीं, और बहाना क्या, मेरे साथ ही फोनों पे उनकी डिस्कशन हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अगर हम टेस्ट कराएंगे तो आप सभी को पॉजिटिव बता देंगे। बता कोई ऐसा हो सकता है क्या, कोई ऐसी सरकार कर सकती है? और बकाने का काम क्या कर रहे हैं, ये कहने लगे कि G5 यहाँ शुरू हो गया तो उसकी वजह से 65 लोगों की डेथ होगी। अरे दुनिया में 7G तक चल रहा, और आप यहाँ भी 5G शुरू लग रहा हूं, और ये पूरे देश में ऐसा तो नहीं है कि वो तक के गांव में शुरू रहा। तो ऐसे लोग जो मिसगाइड कर रहे, तो मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति नेतृत्व करता है तो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी समाज के आम आदमी से बहुत ज्यादा होती है। तो वो अपने उस जो उसके नेतृत्व की क्षमता है और जो उसको सम्मान मिला, ऐसे में उसकी जिम्मेदारी है समाज का सही मार्गदर्शन करना, ना कि अपने स्वार्थों के लिए उसको अपने रास्ते से भटकाने का काम करे। तो मेरा निवेदन ये है कि सब लोगों को मिलकर करना चाहिए, और ये लड़ाई किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये तो देश की है, देश के सारा देश मिलकर लड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि देश की लड़ाई और सभी लोगों को मिलकर लड़ना होगा। अगर पार्टी वाइज भी लड़ना है तो आपको ये पहले समझना होगा कि जीवन रहेगा तब तो आप पार्टी वाइज लड़ पाएंगे। लेकिन क्या कहते हैं वही बात होगी कंवरपाल जी कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि चाची को मूंछें निकलेंगी और फिर उनको हम चाचा कहना शुरू करेंगे। उन लोगों को समझाने की जरूरत है, और जैसा मैंने आपसे कहा था और आपने कहा अच्छा सुझाव है कि भाई उन तमाम लोगों को इस माध्यम से भी हम जागरूक कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज के ये अधिवेशन में। तो कंवरपाल गुर्जर हमारे साथ जुड़े हुए थे, शिक्षा मंत्री। उनका कहना है कि शिक्षा को लेकर तो हमारी तैयारी चल रही है, लेकिन प्राथमिकता हमारी ये है कि हमें जीवन को बचाना है, उसमें शिक्षकों का भी योगदान है, उनका सराहना भी उनको मिलनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर परीक्षा की तैयारी का निर्देश मिलता है और कराने का आदेश मिलता है केंद्र की तरफ से, तो हरियाणा उसके लिए तैयार है। नमस्कार।
एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला हरियाणा का नंबर 1 आईसीएस कोचिंग सेंटर और संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल झज्जर। संस्कार, शिक्षा, सफलता।